एकादश के सभी बच्चों का व्यावसायिक संगठन के इस वीडियो लेक्चर में हार्दिक स्वागत। आज हम पढ़ने वाले हैं व्यावसायिक संगठन के स्वरूप का चुनाव, सिलेक्शन ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, व्यावसायिक संगठन के विभिन्न स्वरूप हैं और उनमें से कौन सा सर्वश्रेष्ठ है, ये हमेशा से एक क्यूरियोसिटी का सब्जेक्ट मैटर रहा है, एक उत्सुकता का विषय रहा है। लेकिन व्यावसायिक संगठन का कोई भी ऐसा स्वरूप नहीं है जो सभी व्यवसायों के लिए पूर्णतया उपयुक्त हो। प्रत्येक स्वरूप की अपनी अपनी विशेषताएं हैं, गुण हैं और दोष भी हैं। कोई भी एक प्रारूप किन्हीं विशेष परिस्थितियों में बहुत उपयुक्त रहता है, लेकिन दूसरा किसी अन्य परिस्थितियों में। तो प्रोफेसर हेनेव, स्प्रीगल, M.L. एनशेन, ऐसे कई सारे विद्वान हैं जिन्होंने ऐसे कुछ घटकों का उल्लेख किया है जिनके आधार पर अगर हम अपने व्यवसाय के लिए उपयुक्त स्वरूप का चयन करना चाहें तो वह काफ़ी उपयोगी सिद्ध हो सकता है। तो सबसे पहले अगर हमें सरल स्थापना इस क्राइटेरिया पे देखना है तो सबसे ज़्यादा सरल स्थापना किस व्यावसायिक संगठन के स्वरूप की होती है, हो सकती है। तो इस विषय पे अगर हम चर्चा करेंगे तो इसमें एक ही बिजनेस नज़र आता है, वो है सोल ट्रेड, या इसे सोल ट्रेड बोल सकते हैं या सोल प्रोपराइटरशिप बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस है, ये सबसे आसान है स्थापना इसकी। आज आपके मन में आए तो आप शाम तक दुकान अपनी खोल सकते हैं। नोबडी इज़ देयर टू स्टॉप यू। ओके, तो व्यावसायिक संगठन के प्रारूप के चयन को व्यवसाय की स्थापना के समय की जाने वाली वैधानिक औपचारिकताएं प्रभावित करती हैं। व्यावसायिक संगठन के सभी प्रारूपों की स्थापना एक जैसी नहीं होती है। आप जानते हैं कि कुछ में वैधानिक औपचारिकताएं बहुत ज़्यादा होती हैं, जैसे कंपनी वगैरह। एक संयुक्त पूंजी कंपनी को प्रारंभ करने में विशेषज्ञों की सेवाएँ और अधिक पूंजी की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि इनकी स्थापना के समय अनेक औपचारिकताएँ पूरी करनी पड़ती हैं। दूसरी ओर एकाकी व्यापार, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय, साझेदारों को बिना किसी औपचारिकता के आप जब चाहें आप प्रारंभ कर सकते हैं। ठीक है, जो लोग औपचारिकताएं पूर्ण करने में सक्षम नहीं हैं उन्हें संयुक्त पूंजी कंपनी की स्थापना का प्रयास करना ही नहीं चाहिए। ठीक है, इसके बाद में बात आती है पूंजी की आवश्यकता। देखिए, किसी भी व्यवसाय के लिए पूंजी जुटाने का कार्य बहुत महत्वपूर्ण है। वस्तुतः यानी कि वास्तव में पूंजी प्रत्येक व्यवसाय के लिए जीवन रक्त होती है। इट्स अ लाइफ ब्लड। फाइनेंस इज़ अ लाइफ ब्लड फॉर बिजनेस। जैसे मनुष्य के शरीर में ब्लड यानी कि रक्त का महत्व है, रक्त की कमी हो तो विभिन्न प्रकार के रोग शुरू हो जाते हैं। तो अगर मनुष्य के शरीर में रक्त की कमी से वह उसका शरीर रोगी हो सकता है, ठीक उसी प्रकार से पूंजी की अगर कमी हो जाए तो व्यवसाय भी स्वस्थ नहीं रह सकेगा। ठीक है, तो अलग अलग व्यवसाय में अलग अलग पूंजी की आवश्यकता होती है। अगर पूंजी की आवश्यकता कम है तो एकल स्वामित्व का व्यवसाय उपयुक्त होगा। थोड़ा सा अगर ज़्यादा है तो साझेदारी। अगर बहुत बड़े पैमाने पे आपको बिजनेस करना है और बहुत बड़ी मात्रा में पूंजी चाहिए तो संयुक्त पूंजी कंपनी की स्थापना करनी होगी। तो दो क्राइटेरिया अभी तक हमने जाने। पहला क्राइटेरिया क्या है? स्थापना कितनी आसान और कितनी सरल। सरलता की दृष्टि से एकाकी व्यापार, संयुक्त हिंदू परिवार और साझेदार। और अगर आप थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने की स्थिति में हैं तो आप संयुक्त पूंजी कंपनी में जा सकते हैं। कर रहे हैं अभी तो सॉरी गर्ल्स, अभी थोड़ा सा तो हाँ, हम बातें कर रहे थे कि पूंजी की आवश्यकता और सरल स्थापना, ये दो विषय यहाँ पर रहे। स्वामियों का दायित्व। स्वामियों के दायित्व की अगर हम बात करें तो व्यावसायिक संगठन के प्रारूप का चुनाव करते समय हमें ये देखना पड़ेगा कि जो भी स्वामी हैं उनका दायित्व का लेवल क्या है। उनके दायित्व के लेवल से तात्पर्य यह है कि जैसे एकाकी व्यापार है, अगर उसमें लॉस हो जाए तो उनका जो दायित्व होता है वह असीमित होता है। और असीमित दायित्व की स्थिति में उनके जो व्यवसाय की उनके जो स्थितियां होती हैं कि अगर मान लिया लॉस हो जाए तो उनकी जो निजी संपत्तियां हैं उनका भी उपयोग किया जा सकता है व्यवसाय के दायित्व का भुगतान करने के लिए। ठीक है, तो ये आप समझ पा रहे होंगे। जैसे कंपनी के अंशधारी होते हैं तो इनका दायित्व जो होता है वो केवल उनकी पूंजी तक सीमित है।
हानि हो जाए तो दायित्वों के भुगतान के लिए अंशधारियों की व्यक्तिगत संपत्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो जो स्वामी हैं बिजनेस के, उनका दायित्व, आप जैसा दायित्व चाहते हैं, अगर किसी व्यवसाय में जोखिम कम है तो उसके लिए उन्हें एकल व्यवसाय या साझेदारी व्यवसाय का चुनाव करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर दायित्व जो होता है असीमित होता है। लेकिन अगर कहीं व्यवसाय में जोखिम बहुत ज़्यादा है तो बेहतर है कि आप कंपनी संगठन का चुनाव करें। ठीक, तो चौथी कैटेगरी कौन सी इसमें? निरंतरता और स्थायित्व। देखिए, निरंतरता के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जैसे एकाकी व्यापार है, एकाकी व्यापार में आप बिजनेस शुरू करते हैं, चूँकि आप अकेले होते हैं तो एकाकी व्यापारी की मृत्यु होने पर व्यवसाय भी बंद हो जाता है। ठीक है, साझेदारी में भी साझेदार के जाने से फर्म तुरंत प्रभावित होती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस निरंतर रूप से चलता रहे, उसमें कहीं कोई बाधा ना आए, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? उसके लिए आपको कंपनी संगठन चुनना होगा, वही उपयुक्त होगा, क्योंकि सदस्यों के आने जाने से कंपनी के अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जो पांचवा पॉइंट है वो है वैधानिकता की, लीगलिटी की। तो वैधानिकता क्या चीज़ है समझिएगा ज़रा। देखिए, आप जो भी बिजनेस करते हैं वो उपयोगी तो हो, लेकिन साथ ही साथ वह वैधानिक दृष्टि से उपयुक्त भी हो। एक व्यवसाय जो है सुचारू रूप से चला आप तभी पाएंगे जब उसमें कानूनी संबंधी कोई अड़चन नहीं आए, यानी कि जो कानून के नियम हैं उनका अनुपालन कर रहा हो आपका बिजनेस। भारत में जो साझेदारी अधिनियम है, कंपनी अधिनियम है, सहकारी समिति अधिनियम है, इनके विधान हैं। विधानहीन और नियमहीन व्यवसायों का जीवन बहुत ही अनिश्चित और विवादपूर्ण होता है। ठीक है, जैसे मान लिया आपके दिमाग में आए कि आप जो है सोने का बिजनेस करेंगे, तो सोने के बिजनेस में आपको ढेर सारी प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता है। अब पता लगे आपने जो है सोने की उन प्रतिबंधों का, नियमों का पालन नहीं किया, सोने की आपने तस्करी शुरू कर दी। तस्करी यानी स्मगलिंग, स्मगलर, पुराने समय की मूवीज़ में स्मगलर शब्द बड़ा आता था, यानी कि तस्कर, यानी कि बगैर परमिशन के कोई बिज़नेस करना, तो ये वैधानिक नहीं रहा। ऐसी स्थिति में आपके बिज़नेस पे कभी भी बैन लग जाएगा। तो आप ये देखें कि बिज़नेस ऐसा हो जो वैधानिक हो। ठीक है, यानी कि प्रोफेसर हैने के सेंटेंस देख लें कि बिजनेस के प्रारूप के चुनाव में उपयुक्तता, वैधानिक उपयुक्तता दोनों को समान महत्व दिया गया है। इसका आशय यह है कि वास्तव में संस्था की दृष्टि से व्यावसायिक संगठन के विभिन्न प्रारूप उन बच्चों के समान हैं जिनका पिता आर्थिक उपयुक्तता और उनकी माता विधान है। यानी कि आर्थिक रूप से उपयुक्त बिजनेस हो, ये पिता की स्थिति में है, और माता क्या है? कानून, यानी नियमों का अनुपालन हो रहा हो। तो ये बात शायद आपको समझ में आ रही होगी। जहाँ भी नियमों का अनुपालन नहीं होगा वो बिजनेस अनिश्चित हो जाएगा। अनिश्चित मतलब कभी भी बैन लग सकता है। तो जो भी बिजनेस का स्वरूप हम चुनें वो आर्थिक रूप से उपयुक्त हो और वैधानिक रूप से भी उपयुक्त हो। फिर उसके बाद में बात आती है व्यवसाय का कार्यक्षेत्र, एरिया ऑफ ऑपरेशन ऑफ बिजनेस। व्यवसायिक संगठन के स्वरूप का चुनाव करते समय आप इस बात पर ध्यान देना होगा कि व्यवसाय का भौगोलिक कार्यक्षेत्र क्या है। कार्यक्षेत्र स्थानीय हो सकता है, जिला स्तर हो सकता है, राज्य, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय हो सकता है। यदि कार्यक्षेत्र स्थानीय है तो एकाकी व्यापार या साझेदारी, कार्यक्षेत्र राष्ट्रीय है या अंतर्राष्ट्रीय है तो संयुक्त पूंजी कंपनी ही श्रेष्ठ रहेगा। एक और शब्द आता है फ्लेक्सिबिलिटी, यानी लोचशीलता। देखिए, व्यावसायिक संगठन का वही प्रारूप आदर्श है जिसमें बदली हुई दशाओं के साथ आप एडजस्टमेंट कर सकते हो। देयर शुड बी अ कैपेसिटी ऑफ एडजस्टमेंट, समायोजन की क्षमता होनी चाहिए, जिससे आकार को यथा आवश्यकता आप अपनी परिस्थितियों के अनुकूल घटा बढ़ा सकें। ठीक है, ये संभवतः आपको बात समझ में आ रही होगी। इसके बाद है उत्पादन का पैमाना। आप किस पैमाने पर उत्पादन करने वाले हैं? छोटे पैमाने पर उत्पादन करने वाले हैं तो साझेदारी या एकाकी व्यवसाय, और बड़े पैमाने पर करने वाले हैं तो कंपनी संगठन। ठीक है, न्यूनतम कर दायित्व, ये भी देखना पड़ेगा कि सरकार जिस देश में आप बिजनेस करने वाले हैं उस देश की सरकारें आपके ऊपर किस बिजनेस स्वरूप पे कृपालु हैं और किस पे वो टैक्स ज़्यादा लगाते हैं। तो आपको न्यूनतम कर दायित्व की व्यवस्था करनी है। इसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि कौन सा बिज़नेस आपके लिए उपयोगी रहेगा। तो आप जानते हैं कि जितना छोटा बिज़नेस का पैमाना रहेगा कर दायित्व उतना ही कम रहेगा, और अगर आप उसका बिज़नेस का पैमाना बढ़ाएंगे तो आपका कर दायित्व बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि आप
कर घटाने के लिए अपने बिजनेस का उत्पादन तो कम नहीं कर सकते, है ना। लेकिन ये देखना होगा कि जिस लेवल पे आप उत्पादन कर रहे हैं, अगर उसमें एकाकी और साझेदारी स्वरूप में आप बिजनेस कर पा रहे हैं तो बेहतर होगा कि आप एकाकी और साझेदारी ही चुनें, क्योंकि कंपनीज़ पे टैक्स साझेदारी और एकाकी व्यवसाय की अपेक्षा ज़्यादा है। ठीक है, तो अगर पूंजी की उपलब्धता साझेदारी फॉर्मेट में संयुक्त हिंदू परिवार में अगर आप कर पा रहे हैं तो न्यूनतम कर दायित्व के उद्देश्य से साझेदारी बेहतर रहेगी। ठीक है, क्योंकि कंपनीज पे अपेक्षाकृत ज़्यादा टैक्स है। फिर आता है व्यावसायिक गोपनीयता। देखिए, गोपनीयता सबसे ज़्यादा, एक अकेला व्यक्ति, उसकी सारी चीज़ें एकदम गोपनीय होती हैं। तो एकाकी व्यापार में एक ऐसी खासियत है कि इसमें सब कुछ कॉन्फिडेंशियल है, आपको किसी से कुछ शेयर नहीं करना है। गोपनीयता थोड़ी सी कम होती है साझेदारी बिजनेस में, और आप जानते हैं कि जो अंशधारी होते हैं उनको सब कुछ बताना होता है बड़ी कंपनियों में, तो वहाँ पर गोपनीयता का अभाव होता है। तो आपको ये देखना है कि आप बिजनेस में कितना गोपनीयता बनाए रखना चाहते हैं। ठीक है, इसके बाद में आता है सरकारी नियंत्रण की मात्रा। देखिए, सरकारों का कहीं ना कहीं बिजनेस में थोड़ा बहुत दखल रहता है, तो आपका जो बिजनेस है आप उसमें कितना चाहते हैं कि सरकार का कम से कम दखल रहे, इस दृष्टि से आपको बिजनेस का चयन करना होगा। सामान्य रूप से एकाकी व्यापार का चूँकि रजिस्ट्रेशन की भी आवश्यकता नहीं है, तो इस पर नियंत्रण बिल्कुल ना के बराबर होता है। साझेदारी फर्मों पे नियंत्रण थोड़ा सा बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता, लेकिन हाँ, सरकारी नियंत्रण काफ़ी हद तक कम होता है। लेकिन कंपनियों पे सरकारी नियंत्रण काफ़ी कठोर होता है। तो आप सरकारों द्वारा नियंत्रण कितना चाहते हैं ये आपको देना होता है, ये आपको देखना होता है। जोखिम की मात्रा। जोखिम की मात्रा से तात्पर्य यह है कि एमर्सन कहते हैं कि व्यवसाय जोखिम का खेल है जिसे प्रत्येक व्यक्ति खेल नहीं सकता। अर्थात शायद ही कोई ऐसा बिजनेस हो जिसमें जोखिम ना हो, यानी कि बिजनेस को अगर करना है तो जोखिम तो उठाना पड़ेगा, बस ये देखना होगा कि जोखिम की मात्रा कितनी है। तो एकाकी व्यवसाय और साझेदारी स्वरूप, इनकी जो अगर हम देखें तो इनमें जोखिम अगर ज़्यादा है तो इन स्वरूप को नहीं चुनना चाहिए। जहाँ जोखिम कम है वहाँ पर एकाकी या साझेदारी स्वरूप चुन सकते हैं। जोखिम की मात्रा जहाँ बहुत ज़्यादा है वहाँ पर कंपनी का चुनाव ही बेहतर होता है। भावी विस्तार, फ्यूचर एक्सपेंशन। आपको क्या लगता है जो बिज़नेस आपने शुरू किया है आप इसे कितना आगे ले जा सकते हैं? अगर आपको लगता है कि बिज़नेस आज भले छोटे लेवल पे शुरुआत हुई है लेकिन आप इसे आगे तक ले जाना चाहते हैं, तो इन दैट केस आपको कंपनी का चुनाव करना पड़ेगा, क्योंकि बढ़ी हुई पूंजी की ज़रूरतें आप कंपनी के माध्यम से ही पूरी कर पाएंगे। और अगर आपको लगता है कि नहीं, बिजनेस अभी जैसे चल रहा है ऐसे ही चलता रहेगा, तो आप साझेदारी या एकाकी व्यवसाय चुन सकते हैं। ठीक है, फिर आता है मितव्ययी परिचालन, इकोनॉमिक ऑपरेशन। व्यवसायिक कार्यकलापों में मितव्ययिता का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। व्यवसाय के सफलतापूर्वक संचालन में मितव्ययिता एक प्रमुख घटक है। मितव्ययिता मतलब कम खर्ची। ठीक है, कंजूसी नहीं, लेकिन यथा आवश्यकता जितनी ज़रूरत है उतना ही खर्च करना। ठीक है, कोई संस्था मितव्ययिता को अपनाते हुए उत्पादन और वितरण संबंधी लागतों को न्यूनतम करके प्रतिस्पर्धात्मक कीमत निर्धारण तय कर सकती है। कम्पिटिटिव प्राइसेस आप तय कर सकते हैं, यानी कि अगर आप अपने उत्पादन की लागत, वितरण यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन की लागत अगर आप कम कर लें तो आप जो है कम्पिटिटिव रूप से लोगों वो उतने प्राइसेस आप तय कर पाएंगे अपने प्रोडक्ट्स की कि आप मार्केट में कंपटीशन में रह सकें। ठीक है, तो इसीलिए आप ऐसा बिजनेस चुनें, ऐसा बिजनेस का प्रारूप चुनें जिसमें कम खर्च होता है। तो आप इस दृष्टि से आप साझेदारी या एकाकी बिजनेस को ही प्रेफर करेंगे, क्योंकि कंपनियों में तो ढेर सारा खर्चा फॉर्मेलिटीज़ पे ही हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं निर्देशन की मात्रा, डिग्री ऑफ डायरेक्शन। देखिए, व्यक्तिगत निर्देशन की दृष्टि से व्यवसायों को दो भागों में बांटा जाता है। एक तो व्यक्तिगत निर्देशन आवश्यक। प्रथम वर्ग में ऐसे बिजनेस आते हैं जिनमें उनके स्वामियों के व्यक्तिगत निर्देशन, नियंत्रण और संपर्क की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो वहाँ पे आप ऐसे समझ लीजिए कि वहाँ पर आपको एकाकी व्यापार चुनना पड़ेगा, या अधिकतम आप साझेदारी चुन सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप ये मान के चलिए कि आप इसमें कंपनी नहीं चुन सकते। जैसे कोई मान लिया डॉक्टर है और वो अपना हॉस्पिटल चला रहा है, या कोई इंजीनियर है, या कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है,
तो ये इंडिविजुअल कैपेसिटी में काम करते हैं। यहाँ पर इनके व्यक्तिगत निर्देशन, व्यक्तिगत डायरेक्शन की सुपरविज़न की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है। जहाँ पर व्यक्तिगत निर्देशन आवश्यक नहीं है, वहाँ पर स्वामियों का व्यक्तिगत नियंत्रण निर्देशन बहुत आवश्यक नहीं होता। वहाँ पर आप जो है जनरली कंपनी संगठन अपना सकते हैं। देखिए लिखा हुआ है, प्रथम वर्ग के व्यवसायों में यानी कि व्यक्तिगत निर्देशन जहाँ आवश्यक होता है, वहाँ या तो एकाकी व्यवसाय और या साझेदारी उपयुक्त रहेगी। और जहाँ पे आप द्वितीय की बात करें, व्यक्तिगत निर्देशन जहाँ आवश्यक नहीं, वहाँ कंपनी संगठन ठीक रहेगा। तो देखिए ये कुछ 15 घटक थे, जिसमें से आप 12 घटक अपने नोट्स में ज़रूर बनाएंगे सारे बच्चे। निष्कर्ष के तौर पे भी आपको ये लिखना होगा कि हम ये जानते हैं कि किसी भी एक व्यावसायिक संगठन के स्वरूप को हम आदर्श या सर्वश्रेष्ठ नहीं कह सकते। व्यवसाय की आवश्यकताओं के आधार पे हमें यह विचार करना होगा कि व्यवसाय के किन किन गुणों का होना आपके लिए नितांत आवश्यक है। वो गुण जिस स्वरूप में पाए जाते हैं, वही स्वरूप का चयन आपको कर लेना होता है। छोटे पैमाने के व्यापार के लिए हम संक्षेप में कह सकते हैं एकाकी व्यापार, मध्य स्तर के लिए साझेदारी और बड़े पैमाने के लिए कंपनी संगठन उपयुक्त रहेगा। ठीक है। जहाँ तक संभव हो सभी घटकों में अनुकूलतम संतुलन स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। तो आज आपको यही प्रश्न के नोट्स बनाने हैं कि व्यावसायिक संगठन के स्वरूप का चुनाव करते समय किन किन महत्वपूर्ण घटकों को ध्यान में रखना चाहिए। 12 पॉइंट्स के साथ इस प्रश्न को लिखेंगे। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।